हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, देखो, अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रेवलेंट dominant element in the living organisms. The nitrogen is a constituent of amino acids, proteins, hormones, chlorophylls, many of the vitamins. Plants compete with the microbes for the limited nitrogen that is available in the soil. Thus, nitrogen is a limiting nutrient for both the natural as well as the agricultural ecosystem. ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन आया था अभी और इसमें मैं भूल गई वाला लाइन, और इसमें लिखा हुआ था कि ओनली नेचुरल इकोसिस्टम्स में नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर है। और मैं क्या सोची कि दूसरा वाला जो इकोसिस्टम होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है जो कि ह्यूमन मेड होगा, तो हम तो हमारी मर्जी हम कितना भी नाइट्रोजन लगा सकते हैं। तो मैं उसको करा ही सही है कि वो सिर्फ नेचुरल इकोसिस्टम में ही नाइट्रोजन इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर, पर वो गलत था क्योंकि both natural as well as agricultural ecosystem में nitrogen is a limiting nutrient. Nitrogen exists as two nitrogen atoms that are joined by a very strong triple bond, covalent bond. The process of conversion of nitrogen to ammonia is termed as nitrogen fixation. In nature, then lightning and lightning and ultraviolet radiation provide enough energy to convert nitrogen to nitrogen oxides, जैसे कि NO, NO2, N2O। मतलब लाइटनिंग और यूवी रेडिएशन से इतना तो हमारे को मिल जाती है एनर्जी प्लांट्स को, ताकि वो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना सकें। Industrial combustions, forest fires, automobile exhaust, power generating stations, they are also the sources of atmospheric nitrogen oxides. Decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is known as ammonification. Some of this ammonia volatilizes and re-enters the atmosphere, but most of it is converted into nitrate by the soil bacteria in the following steps. देखो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे जो वो होता है, इनके जो माइक्रोब्स के नाम है, इसी पे ही क्वेश्चन आता है, इसी पे वो घुमा ले जाता है क्वेश्चन। देखो, अमोनिया था, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स और 3 ऑक्सीजन लिए, उससे 2 NO2 माइनस 2 H प्लस और 2 वाटर बन गया। इसमें बस मेन चीज़ क्या है कि अमोनिया से NO2 माइनस और फिर दूसरा जो इस रिएक्शन है NO2 माइनस से NO3 माइनस। बस इसके आपको क्या याद रखना है, जो माइक्रोब्स हैं। देखो, पहला वाला जो है अमोनिया से NO2 माइनस, उसमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस जैसे बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं। NO2 माइनस से NO3 माइनस में नाइट्रोबैक्टर यूज़ हो रहा है, और दोनों के दोनों कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। आगे वाले पैराग्राफ में अभी मैं बोल रही हूँ। और ये जो प्रोसेस है पूरा पूरा NH3 से NO2 माइनस, फिर NO2 माइनस से NO3 माइनस, ये पूरा नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस इन द फर्स्ट स्टेप, NH3 से NO2 माइनस और NO2 माइनस से NO3 माइनस के लिए दैट इज नाइट्रोबैक्टर। ठीक, देखो, अमोनिया इज first oxidized to nitrite by the bacterium Nitrosomonas or Nitrococcus. The nitrite is further oxidized to nitrate with the help of bacterium Nitrobacter. These steps are called nitrification, and these nitrifying bacteria are chemoautotrophs. The nitrate thus formed is absorbed by the plants and is transported to the leaves. In the leaves, this nitrate NO3 minus is reduced to form ammonia that finally forms the amino group of amino acids. And nitrate is present in the soil is also reduced to nitrogen by the process of denitrification. Denitrification is carried out by the bacteria Pseudomonas and Thiobacillus. ठीक है, एक डायग्राम है 12.3, उसमें है नाइट्रोजन साइकिल दैट इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेन नाइट्रोजन पूल्स। तो कौन कौन से 3 मेन नाइट्रोजन पूल्स हैं? एक है एटमॉस्फेयर, एक है सॉइल और एक है बायोमास, मतलब हम लोग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, अब क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कैसे अलग अलग तरीके से फिक्स हो सकती है। एक तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एक इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अगर बायोलॉजिकल इंडस्ट्रियल होता है तो फिर पहले NH3 बनता है नाइट्रोजन से अमोनिया, फिर उसके बाद NO2 माइनस बनता है। ठीक है, और फिर NO2 माइनस से NO3 माइनस बनता है। और जो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें डायरेक्टली NO3 माइनस ही बन जाता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सॉइल का नाइट्रोजन पूल था, जो भी NH3, NO2 माइनस, NO3 माइनस जो भी बन रहा है उसमें वो सब सॉइल में है। अब क्या हुआ कि डीनाइट्रिफिकेशन के लिए अभी वो लास्ट स्टेप है। अब देखो, NO3 माइनस जो है वो ईजिली एब्जॉर्बेबल फॉर्म है नाइट्रोजन का, तो NO3 माइनस का अपटेक हो जाता है प्लांट बायोमास में, फिर उसके बाद एनिमल बायोमास में चला जाता है, फिर दोनों के दोनों अल्टीमेटली तो डीकेइंग बायोमास बना लेते हैं। अब इनका अमोनिफिकेशन वापस होता है और फिर NH3 बन जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि NO3 माइनस जो बना था वो जो है वो वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, अच्छा, देखो, अब तुम ये वाला जो फिगर अभी बताया हमने डिस्कस किया, उसमें 3 लेवल्स भी देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिर एक सॉइल का नाइट्रोजन पूल और एक एनिमल बायोमास। ठीक, और प्लांट बायोमास।
देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 molecule available abundantly in the air. Only certain prokaryotic species are capable of fixing nitrogen. Reduction of the nitrogen to ammonia by living organisms. नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रही है अमोनिया में बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. द एंजाइम नाइट्रोजनेज which is capable of nitrogen reduction is present exclusively in the prokaryotes. देखो नाइट्रोजनेज जो है नाइट्रोजन रिडक्शन जो कराता है दैट इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन द प्रोकैरियोट्स एंड सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर्स. इसका जो N ट्रिपल बॉन्ड N है नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजनेज जो कि उससे प्रोकैरियोट्स में होता है वो अमोनिया बन जाएगा. The nitrogen fixing microbes could be free living or symbiotic. Examples of free living nitrogen fixing aerobic bacteria, they are Azotobacter and Bicheringia. While Rhodospirillum जो है that is anaerobic and free living. देखो एक होता है कि एरोबिक है और फ्री लिविंग है एजोटोबैक्टर बिचरिंगिया, और जो दूसरा है वो है कि वो है तो फ्री लिविंग बट वो एनारोबिक है रोडोस्पाइरुलम. ठीक है. इन एडिशन अ नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबेना, नॉस्टॉक, ये भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं. एनाबेना, नॉस्टॉक, दे आर ऑल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स. और इसका एक और एग्जाम्पल है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स में ऑसिलेटोरिया. और जो मैंने बताया था कि रोडोस्पाइरुलम इज नॉन मतलब इट इज़ एनारोबिक और फ्री लिविंग, तो एक और है इसमें एग्जाम्पल बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम. ठीक है. The symbiotic biological nitrogen fixation. Several types of symbiotic biological nitrogen fixing associations are known. The most prominent among them is the legume bacteria relationship. Species of rod-shaped rhizobium has such relationship with the roots of several legumes. जैसे कौन कौन सी लेग्यूम्स हैं जिनमें राइजोबियम जो है वो लेग्यूम बैक्टीरिया का रिलेशनशिप होता है, जैसे अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, lentils, garden pea, broad bean, clover beans. The most common association on roots is as nodules. These nodules are small throughout, these nodules are small outgrowths on the roots. The microbe कौन सा Frankia. Frankia is actually filamentous bacteria. तो microbe Frankia also produces nitrogen fixing nodules on the roots of non-leguminous plants, Elnus. Both rhizobium and Frankia, they both are free living in soil, but as symbionts they can fix nitrogen, atmospheric nitrogen. Uproot any one plant of common pulse just before flowering and you will see near spherical outgrowths on the roots. These are nodules. If you cut through them, you will notice that the central portion is red or pink. What makes the nodule pink? This is due to the presence of leguminous hemoglobin or leg hemoglobin. अच्छा, एक है ना, तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं. एक है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, एक है ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट्स, और एक है सॉइल इज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स. तो एक बार मैं पढ़ दे रही हूँ. देखो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स. देखो much of the studies on mechanism of absorption of elements by plants has been carried out in isolated cells and in the tissues or organs. These studies revealed that the process of absorption can be demarcated into two main phases. In the first phase, an initial rapid uptake of ions into the free space or outer space of cells. The apoplast is passive. In the second phase of uptake, the ions are taken in slowly into the inner space, the symplast of the cells. So the passive movement of ions into apoplast usually occurs through the ion channels, the transmembrane proteins that function as selective pores. On the other hand, the entry or exit of ions to and from this symplast requires the expenditure of metabolic energy, which is an active process. The movement of ions is usually called flux. The inward movement into the cell is called influx and the outward movement is called efflux. You have read the aspects of mineral nutrition uptake and translocation in plants. देखो इसमें जो मेन जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि पहले है ना चीज़ें विदाउट एनर्जी. तुम भी क्या चाहोगे, फ्री में कोई काम हो जाएगा, वाई यू विल स्पेंड एनीथिंग ऑन इट. तो एपोप्लास्ट पहले होता है क्योंकि उसमें एटीपी रिक्वायर्ड ही नहीं होती है, वो बाय जस्ट पैसिव प्रोसेस है और वो सिर्फ और सिर्फ एक आउटर स्पेस में होता है. और दूसरा ये कि उसमें आयन चैनल्स के थ्रू होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं. पैसिव मूवमेंट एपोप्लास्ट, ठीक है, सेलेक्टिव पोर्स. पर मैं बोलूँ कि सिम्प्लास्ट जो है वो सेकेंड चॉइस होती है.
एंट्री एग्जिट वो सबके सब है ना, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सिम्प्लास्ट में। ओके, और इनर स्पेस में होता है, वो आउटर स्पेस में होता, ठीक। अच्छा, फिर मैं बोलूँ कि मूवमेंट ऑफ आयंस को हम फ्लक्स बोलते हैं, इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स, सॉरी ई फ्लक्स, सॉरी। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि साइनोबैक्टीरियम राइजोबियम दे आर यूज्ड एज, एक्चुअली वो जो ऑप्शंस थे उनमें बहुत ऐसे थे, बायोपेस्टिसाइड्स और मतलब ऐसे काफ़ी थे, बायोविडिसाइड ये तरीके के, कि साइनोबैक्टीरियम राइजोबियम काम क्या करते हैं। तो इट वर्क्स, दे वर्क एज बायो फर्टिलाइजर। ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट, देखो मिनरल सॉल्ट्स दे आर ट्रांसलोकेटेड, ये तो अभी जो हमने पढ़ा वो था आयंस का, ये था आयंस के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं मिनरल सॉल्ट्स के लिए। दे आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू द जाइलम विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर विच इज पुल्ड अप through the plant by the transpirational pull. Analysis of the xylem sap shows the presence of mineral salts in it. xylem sap में आपको mineral salts भी मिलेंगी पानी के अलावा, ठीक है, और वो ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से वो ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। Use of radioisotopes of mineral elements also substantiate the view that they are transported through the xylem. You have already discussed this in the movement. Okay, so soil as reservoir of essential elements. So majority of the nutrients that are essential for the growth and development of plants become available to the roots due to weathering and breakdown of the rocks. So these processes enrich the soil with the dissolved ions and inorganic salts. Since they are derived from the rock minerals, their role in the plant nutrition is referred to as mineral nutrition. And soil consists of a wide variety of substances. Soil not only supplies the minerals but also harbors nitrogen fixing bacteria, other microbes, holds the water, supplies air to the roots and acts as a matrix that stabilizes the plant. Since deficiency of essential minerals affect the crop yield, there is often a need for supplying them through the fertilizers. Both macronutrients and micronutrients, they form components of fertilizers and are applied as per need. So अब हमारा बस जो है एक वही वाला पार्ट रह गया है जिसमें कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे को डिस्कस करने हैं, उनकी डेफिशिएंसी, उनकी टॉक्सिसिटी, बस ज़्यादा नहीं है। एक और शायद 2 और सेशंस होंगे, बस उसमें हो जाएगा। टिल देन बाय।